देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, इंतखाबात के बाद अब नताइज भी आने शुरू हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हतमी नताइज का नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, जबकि दूसरे दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे सूरत हाल के ऊपर सरापा एहतजाज है। मुल्क गिर एहतजाज किए जा रहे हैं, लेकिन इन एहतजाज के बाद क्या सूरत हाल निकलेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौकफ ये भी है कि वो अदालती रास्ता इख्तियार करेंगे और कानूनी जरिए से अपना हक वापस ले सकेंगे। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है उसको देखा जाए तो ये नजर आता है कि तहरीक इंसाफ को किसी भी फोरम पे खातर का कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जिसने मुतादिद तहरीक इंसाफ की जमा कराई गई दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से भी मुतादिद दरख्वास्तें मुस्तरद होती नजर आ रही हैं। इसी वजह से हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, ज्वाइन करें कानूनदान और तजिया निगाह जनाब नासिर अजीम साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आखिर फॉर्म 45 की क्या अहमियत है और उसके बाद नताइज में क्या कोई तब्दीली मुतवक्के है भी या नहीं। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। नासिर साहब ये बताइएगा, ये जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है ये कोई नई नहीं है, लेकिन इस एतबार से कुछ तब्दीली है कि जो हारने वाले कैंडिडेट्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास सरकारी कागज है फॉर्म 45 की सूरत में, जिसके बकौल वो जीते हुए हैं। तो क्या कानून में फॉर्म 45 की अहमियत ज्यादा है या फॉर्म 47 की अहमियत ज्यादा है? बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपका और आपके चैनल का, और जो लोग हमें ज्वाइन करेंगे पैनल में उनको भी सलाम। मैं इस सवाल से कहना चाहूंगा कि जो आप बात कर रहे हैं फॉर्म 45 की, फॉर्म 47 की, जैसे हमने देखा कि कुछ कैंडिडेट्स के पास फॉर्म 45 है और कुछ के पास फॉर्म 47 उनको मिल गया है और फॉर्म 47 के बाद वो अपलोड कर रहे हैं कि हम नोटिफाई हो गए एज MNA। अब कानून की बात कर लेते हैं कि फॉर्म 45 की अहमियत बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन से जारी होता है और वोट्स की तादाद उस पर दर्ज होती है, और वोट्स की तादाद दर्ज होने के बाद तमाम पोलिंग एजेंट्स के साइन होते हैं और जो RO होते हैं उनके भी साइन वहां पर मौजूद होते हैं। और सेकंड बात ये करें कि तमाम पार्टीज के जितने भी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे होते हैं उन सब को भी वो सेम फॉर्म दिया जाता है। और जैसे बिलफर्ज कोई क्लेम कर रहा है, खास तौर पे एक पार्टी जिन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स दिए थे मार्केट में या पाकिस्तान में, वो ये कह रहे थे कि हमारे पास आज फॉर्म 45 मौजूद है, लेकिन नून लीग के कुछ कैंडिडेट्स के सामने आए जो कहते हैं कि फॉर्म 47 हमारे पास और हम जीत चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए बकिया पार्टीज के, अगर फॉर्म 45 एक जैसा PTI वाले लोगों के पास जैसा है, अगर उनके पास भी है, तो ये तयन किया जा सकता है कि फॉर्म 45 दुरुस्त कौन सा है और इसकी जो एवेल्युएशन निकली हुई है, ये जो वोट्स की तादाद है, क्या सब में सेम है, और फॉर्म 45 की अहमियत सबसे ज्यादा है, तब जाके फॉर्म 47। लेकिन नासिर साहब आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो मैं आपकी गुफ्तगू से कर सका हूं, फॉर्म 45 की अहमियत अपनी जगह, लेकिन इस वक्त इलेक्शन कमीशन शायद इसको अहमियत दे नहीं रहा। अदालतें भी शायद इस हवाले से उसको ज्यादा वेटेज देती नजर नहीं आ रही। देखें, जो आप बात करें इलेक्शन कमीशन की, अदालतों की, तो जो मामला सब जुडिस हैं उस पर तो गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन कुछ केसेस हमने देखे हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के केसेस के हवाले से पहले स्टे जारी किया, उसके बाद उन्होंने नोटिफिकेशन भी 3 हल्कों में जारी कर दिया नून लीग के कैंडिडेट्स का। तो ये तो अब बकिया जो भी फोरम होंगे वहां पे अवेल करेंगे, उस ऑर्डर को सेल करेंगे और आगे जाएंगे। जैसे कुछ उम्मीदवार जो इस्लामाबाद के थे, तीनों ने फिर जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। अब ये मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो जो आगे देखना होगा क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन नासिर मुझे एक बात बताएं, आप ये कह रहे हैं जो हमने देखा भी, इलेक्शन कमीशन एक जानिब स्टे ऑर्डर करता है, दूसरी जानिब नताइज का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, ये तो पूरे निजाम के ऊपर सवाल उठेगा इसके बाद। देखिए, इस बार जो इलेक्शन हुआ ना मुनीर साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो इस बार का इलेक्शन हुआ वो सारा का सारा, अगर मुझसे पूछें तो कंट्रोवर्शियल सा इलेक्शन है। वो कोई भी कैंडिडेट हो, आप देखें जमात इस्लामी ने कराची से नईम साहब ने भी अनाउंस कर दिया कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता था, वो अपने आप को जीत तस्वुर नहीं करते। इस तरह मुख्तलिफ आप उम्मीदवारों के स्टेटमेंट्स देखें, बहुत सारी पार्टीज के जो चेयरमैन थे वो अपनी पार्टी या सियासत से अलग हो गए। परवेज खटक देख लें, जहांगीर खान तरीन देख लें, और इसके साथ बहुत बड़ी बड़ी मूव देखने को मिली। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की बात अगर आप सुने तो वो भी आपको
फॉर्म 47 की बात तो करते हुए नजर आते हैं, पर फॉर्म लेकिन 45 ऐसा उनके बड़ा पास भी नहीं है। नासिर, मैं आपकी तरफ आता हूं। मैं रबिया बाजवा साहिबा ने ज्वाइन किया, नाइब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार की। उनसे जानते हैं कि इस इलेक्शंस को, जिसको काफी जो तनाजात से भरपूर है, इसकी सैंटिटी क्या है और इसके बाद अगला लाएमल क्या होगा? क्योंकि तहरीक इंसाफ, जिसके पास इस वक्त सबसे बड़ी तादाद में अरकान असेंबली मौजूद हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि उनकी आज भी साइट 60 से ज्यादा सीट्स हैं जिसके ऊपर उनके नताइज सही तौर पर नहीं दिए गए। रबिया जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रबिया जी, यू आर अ सीनियर लॉ मेकर, लॉ कानूनदान है आप, सीनियर कानूनदान है। मुझे बताएं इस इलेक्शन में कितनी खामियां हैं और इस इलेक्शन का मुस्तकबिल क्या होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये इलेक्शन की जो खामियां है, मैं समझती हूँ कि इसकी खामियां तो शुरू हो गई थी 9 मई के वाकये के बाद से, कि जो एक जिसको हम हमेशा मशकूक वाकया कहते हैं, उसका बुनियादी मकसद ये था कि एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी को जेर ताब लाकर उस पार्टी को खत्म किया जाए। तो उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप देखा कि जिस तरह उनके पोलिटिकल वर्कर्स के साथ सलूक हुआ, फिर उनसे निशान ले लिया गया और ये कंटिन्यूटी रही। और इलेक्शन डे जो था वो इसी का तसलसल था, इस सारे जबर का, फस्तायत का। और जहां तक अगर आप इसके बात करें तो ये बड़ा सिंपल है, अगर आप ज्यादा डिटेल में भी ना जाएं तो सिर्फ फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला जो एक इशू है, अगर आप इसी को लेकर चल पड़े तो हमें साफ नजर आता है कि ये जो है, ये एक प्री पोल रिगिंग से लेकर पोस्ट पोल रिगिंग तक आपके जो अदारे हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसका हमें बहुत दुख है कि अवाम के मैंडेट का मजाक उड़ाया जा रहा है। और दूसरी बात, अगर आप ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए फाफिन की रिपोर्ट ही पढ़ लें, जिसमें प्रोसीजरल लैप्सेस से लेकर लीगल लैप्सेस तो नहीं मैं कहूंगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर दोबारा हुई 2023 में भी इलेक्शन लॉ के अंदर अमेंडमेंट हुई, लेकिन जो प्रोसीजरल लैप्सेस हैं वो सबके सामने ब्लेटेंट है। और दूसरी बात ये देखिए कि जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उन्होंने भी अपने कंसर्न शो किए कि ये जो सारा इलेक्शन का प्रोसेस था उसके अंदर मतलब मुख्तलिफ लैप्सेस हैं जिनकी तो उन्होंने निशानदही की थी। तो मैं समझती हूँ कि ये सूरत हाल बहुत अफसोसनाक है। और ये लेकिन रबिया जी, कंसिडरिंग ऑल दैट, इस वक्त हम तहरीक इंसाफ की तरफ देखें तो सीनियर कानूनदान मौजूद हैं, सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, यू जस्ट नेम इट, पाकिस्तान के बड़े बड़े लॉयर्स आपको नजर आएंगे। इस सब के बावजूद वो अपने लिए इंसाफ नहीं ले पा रहे। अकॉर्डिंग टू देम दे हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अगर ये हमारा लेजिस्लेटिव सिस्टम है या हमारा इलेक्शन का ये प्रोसेस है जिसमें इतने सारे लूप होल्स हैं, तो मुस्तकबिल में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि जिनका आपने जिक्र किया और जो कानूनदान की अगर आप बात करें, बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है कि बहुत अच्छे अच्छे वकला हमारे जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किए, कुछ जीत गए, जिनके सलमान राजा साहब है, जिनकी बिल्कुल एक्सपेक्टेड बल्कि उनकी विक्ट्री हो चुकी हुई थी। बात यह है कि यहाँ पर बड़े कानूनदान या छोटे कानूनदान की बात नहीं, यहाँ पे बात है सिस्टम की। कानूनदान यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए मैं अब फिर अपना मतलब यही समझती हूँ कि हमें एक बड़ी जद्दोजहद की जरूरत है। अभी तक एक चीज जो पॉजिटिव है, जिसकी निशानदेही हमें जरूर करनी चाहिए, वो ये है कि अवाम ने इस वोट के जरिए रियासत के फस्तायत के खिलाफ बगावत की है। मैं इसको मजामत क्या बगावत कहूंगी कि अवाम अब कह रही है कि हमें ये सिस्टम मंजूर नहीं है, जिस किस्म की मरूसी सियासत को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, जिस तरह के सरमायादार और एक अशरफिया की सियासत को मुसल्लत किया जा रहा है अवाम का मैंडेट कमाल करके, उसके ऊपर अवाम अपना पहले ही फैसला दे चुके हैं। लेकिन अभी ये आप भी जानती है ना कि अगर इसके नताइज होना है जो अवाम चाह रही थी, तो फिर इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर सवालात तो उठेंगे, अवाम का वोट के ऊपर से एतमाद तो कम होगा। वैसे ही हमारे मुल्क में वोटर टर्नआउट अमूमी तौर पर कम नजर आता है। क्या इसका फ्यूचर बनेगा? देखिए, मेरी बात सुनिए कि मैं तो यही बात कर रही हूं आपसे कि इसमें वोट के ऊपर एतमाद टूटने की बात नहीं है, इसमें आपके अदारों के ऊपर एतमाद जो है वो लोगों का नहीं रहा, ये वो रिएक्शन है। और दूसरी बात ये कि मैं आपको कह रही हूँ कि पॉजिटिव चीज ये है, आप देखें कि लोग निकले, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजीज देखी है, उन्होंने किस किस तरह लोगों ने मुकाबला किया है कि कोई पोलिंग बूथ ही नहीं बने। पीटीआई जो थी उसको कैंप लगाने की इजाजत नहीं थी, तो लोगों ने दूसरे कैंप से पर्चियां ली और पर्चियां लेकर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो लोगों को अपने वोट के ऊपर एतमाद है। अब जदोजहद जो है वो अगले मरहले पे दाखिल हुई है और मैं ये समझती हूँ कि जो सब जमहूरियत पसंद है, इसमें सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं है, इसमें अमूमी तौर पे पाकिस्तान के अवाम खड़े हुए हैं इस निजाम के खिलाफ। इसीलिए वो उन्होंने इनको सपोर्ट भी किया। इसीलिए इमरान खान साहब की जो एक उनका बयानिया है तो पीपल बयानिया है, और उसके लिए लोग उनके साथ खड़े किस लिए हुए हैं, उस नैरेटिव के ऊपर खड़े हुए हैं। और एक जो 70 साल के हमारे ऊपर एक नैरेटिव मुसल्लत था, उसको लोगों ने शिकस्त दी है। अब हमारी जद्दोजहद जो है वो अगले मरहले पे है। इसमें लीगल जो आपको रेमेडीज है उनके लिए भी जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक पोलिटिकल स्ट्रगल की जरूरत है। और मैं ये बिल्कुल मुझे यकीन है कि पहले तो देखिए हम मुकला के ऊपर बड़ा प्रेशर था, मैं खुद बाहर के होते बाहर रही, हमें इंसानी हकूक के लिए और आइन के लिए हमने पूरा साल बहुत मेहनत की।
लेकिन पीटीआई के अंदर जो जमातों के लिए तंजीम साजी होती है वो हमें नजर आया कि वो वैसी नहीं थी बिल्कुल। कि जो उनको लीड करते हैं और साथ में हमें ही देखते थे। लेकिन जाहिर है हमारे एक अपनी लिमिटेशन होती है, उसके बावजूद हमने आइन की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा किया। अब एक चीज पॉजिटिव है कि पीटीआई के 100 के करीब पार्लियामेंटेरियंस मतलब जो आपके उसके अंदर चले गए कौमी असेंबली के अंदर, बड़े बड़े नाम है उनमें। देखिए उसमें मैं अगर आपके आगे नाम लूं, चंगेज काकड़, उन्होंने जिस तरह कैंपेन फैसलाबाद में चलाई तो पूरा फैसलाबाद ही जीत गया। मतलब वो भी एक निजाम की बयानिया पे थी ना। इसी तरह और साथी फैसलाबाद के थे हमारे, फिर और हमारे लॉयर्स हैं, रजीव कोसा साहब भी जीत गए हैं, पीटीआई के और बड़े लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और इस सिस्टम को तब्दील करने के लिए और इसकी मुकम्मल शिकस्त के लिए अपना बड़ा अच्छा रबिया जी, मुझे फाइनल कमेंट दे दें आपका। कुछ हल्के ऐसे हैं जो अपेरेंटली बड़ा नजर आ रहा है कि वहां पे डे लाइट रॉबरी हुई, रिहाना डार साहिबा का हल्का हुआ, यास्मीन राशिद साहिबा का हल्का हुआ, कराची की बहुत सी नशिस्तें ऐसी जिसमें फॉर्म 45 मुकम्मल तौर पे मौजूद हैं और वहां ये शहरी इलाके हैं, वहां पे कोई ऐसे जवाब नहीं बनता कि वहां पे आरोज पहुंच ना सके, रिजल्ट्स कंपाइल ना हो सके। व्हाट यू थिंक ये सारा मेस, डू यू थिंक कि अगले चंद दिनों में क्लियर हो जाएगा या फिर वही होगा 4 साल असेंबली के गुजर जाएंगे, हम सब भूल जाएंगे और फिर अगले इलेक्शंस की तैयारी? लेकिन ये बात ये है, एक बात मैं बड़ी वाज़ेह कर दूं कि 4 साल तो इस असेंबली के नहीं गुजरते। उसकी वजह यह है कि ये असेंबली वोट से नहीं, ये सपोर्ट से वजूद में आ रही है। ठीक है जी, ये कुछ अदारों की सपोर्ट से वजूद में आ रही है, गैर जमहूरी कुव्वतों की सपोर्ट से। ये वोट वाली असेंबली नहीं है। अगर वोट वाली होती, इसका मैंडेट होता तो हम इनको वेलकम भी करते, लेकिन ये आपको मैंने बता दिया कि ये सपोर्ट वाली असेंबली है। दूसरी बात यह है कि इसके खिलाफ हर तरह से हमें जो जमहूरी कुव्वतें हैं उनको, जैसे कि हम लोगों ने जो 9 माह, इधर 10 माह आपने तमाशा देखा, हम लोगों ने सरेंडर नहीं किया, तो कौन सोच सकता है कि हम आगे सरेंडर करेंगे? इस जद्दोजहद को हम बिल्कुल मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और ये पहुंचेगी। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये कोई एक पार्टी नहीं चला रही, ये कोई एक फर्द नहीं चला रहा है, ये पूरी कौम खड़ी हुई है, उस नैरेटिव के साथ खड़ी हुई है जिसकी मंजिल जमहूरियत है। तो इसलिए अब ये इन इदारों को फिक्र करनी चाहिए कि जिन्होंने इन सब को इकट्ठा करके ये जो इनके पसंदीदा एक जो निजाम के स्टेटस को के हामी लोग हैं, इनको इकट्ठा करके हुकूमत बना के मुसल्लत करेंगे, क्या समझते हैं? तो लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? हरगिज नहीं। रवि जी, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, हम देख रहे हैं इलेक्शंस के फौरी बाद पोलिंग एजेंट्स को गिरफ्तारियां, छापे, और ये फिर शायद गोइंग डाउनवर्ड्स ये और नजर आएगा। इसके ऊपर भी इंसानी हुकूक की तंजीमों की बड़ी तशवीश है। बीइंग अ लॉयर, व्हाट डू यू सजेस्ट? क्या मुल्क में क्या होने क्या जा रहा है? क्या इसको हम किसी तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं? इसको देखिए, होने क्या जा रहा है, ये वही कुछ हो रहा है जो 70 साल से हो रहा है। कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन जो 9 मई से आज तक हम देख रहे हैं, ये एक नई मिसाल है जबर की। इसमें मैं समझती हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है, बराह रास्त उनके ऊपर जिम्मेदारी है। हम ये भी समझते हैं कि उन्होंने बिल्कुल इंसानी हकूक के लिए और जो बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़, पॉलिटिकल वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ और इलेक्शन के निज़ाम को ट्रांसपेरेंट रखने में जो उनका किरदार था, वो उसमें बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और वो भी मुझे लगता है कि जस्टिस मुनीर बनने जा रहे हैं, बल्कि बन चुके हुए हैं। अगर अभी भी उन्होंने अपना किरदार ना अदा किया तो मैं समझती हूँ कि उनका जो है वो नाम बिल्कुल जस्टिस मुनीर से भी आगे लिखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रबिया बाजवा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और यकीन तौर पे बता रही थी कि इस वक्त पाकिस्तान में कानूनी सूरत हाल क्या है। इस इलेक्शन की सैंटिटी, लेजिटिमेसी यकीनी तौर पे बुरी तरीके से चैलेंज हो चुकी है और ऐसे माहौल में जब एक असेंबली तश्कील पाने जा रही है, एक हुकूमत बनने जा रही है, ऐसी फिजा में जब ये इलेक्शंस हुए हैं जिसमें बाद ये असेंबली बनेगी, तो उसके बाद अवामी रद्द-ए-अमल क्या होगा और अवामी रद्द-ए-अमल से बढ़ के ये जो केसेस हैं इनका मुस्तकबिल क्या होगा। नासिर साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी, रबिया बाजवा साहिबा जो गुफ्तगू कर रही थी, क्या नजर आ रहा है पेनल्टी क्या होने जा रहा है? पहले तो अभी रबिया बाजवा साहिबा कर रही थी, नायब सदर जो लाहौर हाई कोर्ट बार है, असल में बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि देखें, वो कहते हैं कि इस वक्त अब अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो सारे मामलात को जो उनके पास केसेस जा रहे हैं और मेरिट पे डिसाइड करें। और उन्होंने ये भी कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अब ये सारे मामलात को देखना चाहिए। और मैं भी आपकी स्क्रीन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी सिचुएशन भी नजर आ रही है पूरे मीडिया पे, और जो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं और जो मामला या जितनी कह लें एनजीओ वगैरह काम कर रही हैं, जो कंपनीज काम करी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट शाया की है, उसके मुताबिक देखा जाए तो जो सिचुएशन अभी नजर आई है फॉर्म 45, फॉर्म 47 और हर बंदे की जुबान फिर इस वक्त फॉर्म 45, 47 की बात चल रही है। तो मैं समझता हूँ अदलिया की जिम्मेदारी है कि सारे मामला एक चीज का तो क्रेडिट मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ को इस सारी सूरत हाल में देना होगा कि एक एजुकेशन, एक अवेयरनेस जरूर आई है इलेक्शंस के हवाले से। शायद आज से 4 दिन पहले तक किसी को नहीं पता था कि फॉर्म 45 क्या चीज होती है।
फॉर्म 47 क्या चीज होती है, फॉर्म 49 क्या चीज होती है। ये तो अब लोगों को पता चल चुका कि फॉर्म 45 क्या है, फॉर्म 47 क्या है, और शायद ये जो खामियां हमने इस इलेक्शन में देखी, अगले इलेक्शंस में खामियां नजर ना आए, इसको हम कुछ हद तक ब्रिज कर सकेंगे। देखें, जैसे आपको याद होगा कि लास्ट टाइम वोटर इतना वेल अवेयर नहीं होता था जी, इस बार वोटर भी वेल अवेयर था, इंतखाबी निशान को ढूंढना पड़ा, सरप्राइजिंगली वेल अवेयर था जी। ऐसा था कि कैंडिडेट भी अवेलेबल नहीं थे पूरे हलकों में, और वोटर को ढूंढ रहा था अपने कैंडिडेट को, और वोट कास्ट करने जा रहा था। खर्चा कम हुआ कैंडिडेट्स का, इस बार वो खर्चा नहीं हुआ जैसे पहले हुआ करता था। वो तो एक सियासी जमात के कैंडिडेट्स का नहीं हुआ ना, बाकी तो सबने माशाल्लाह खूब कैंपेन किए। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि अवेयरनेस की बात करें तो फॉर्म 45 से लेकर 47, 49 तक बात पता चल गई है। तो आने वाला जो इलेक्शन होगा नेक्स्ट का, उस पे अब आवाम इतनी वेल अवेयर हो चुकी है। नासिर, मुझे क्विकली ये बता दें, इस वक्त जो 2-3 बड़ी सीट्स हैं जो इस वक्त मौजूद बहस बनी हुई है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो सीट है उसका फॉर्म 47 जो अपलोड किया ईसीपी ने ऑफिशियल, वो फॉर्म 47 कितना मजबूत है, और उसके हवाले से अगर मियां साहब का सियासी ऐवानों के अंदर का मुस्तकबिल देखें तो क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए मुनीर साहब, आप फॉर्म 45, 47 की बात करते हैं, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि जितने नोटिफिकेशंस अपलोड हुए हैं फॉर्म 47 के, इनके पास फॉर्म 45 है ही नहीं। जब ये फॉर्म 45 रखते ही नहीं अपने पास, तो फॉर्म 47 को अपलोड करना या उसका नोटिफिकेशन ले लेने, और ये ईसीबी के रेगुलेशन में है कि फॉर्म 45 पहले अपलोड होगा फिर फॉर्म 47 अपलोड होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप अगर फॉर्म 45 की बात करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एक कोई वेबसाइट बनाकर उसमें अपलोड कर दी है ताकि इंटरनेशनल मीडिया भी उसको देख सके, और वो तमाम हलकों के फॉर्म 45 हैं। और जो 47 की बात करते हैं, जिनके केसेस हुए हैं, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चैलेंज कर दिया गया है, अगर आप वो देखें कि जितने भी हल्के चैलेंज होते हैं, अगर उन्हें कहा जाएगा कि फॉर्म 45 प्रेजेंट करें, और अगर फॉर्म 45 वो ला ही नहीं सकते, कौन कहेगा ना सब, ये कहेगा कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो नहीं कह रहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो वाज़े तौर पे एक टिल्ट नजर आ रहा है उनकी जानिब से, क्योंकि अभी तक जितने भी नोटिफिकेशंस हो रहे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हो रहे हैं। अभी तक जितनी भी जो दरख्वास्तें रिजेक्ट की जा रही हैं वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फेवर में हो रही हैं या उनके अलाइज की फेवर में हो रही हैं। तो अपेरेंटली तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फोरम से। देखें, आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, कुछ उम्मीदवार आप इस वक्त हाई कोर्ट्स में चैलेंज कर चुके हैं, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो। तो अब तो मामलात सब जुड़े हैं, हालात के मुताबिक पता चलेगा कि क्या। अच्छा, मैं जो सवाल आता फिर उसी तरफ आ जाता हूं। मैं प्रिसाइसली पूछना चाहता हूं, जो नवाज शरीफ साहब का जो फॉर्म 47 जो शाया किया गया, जो अपलोड किया गया ईसीपी की जानिब से, डू यू थिंक वो एक स्ट्रॉन्ग या अपेरेंटली जो नजर आता है एक लेजिटिमेट फॉर्म 47 था? सर, अगर आप मियां नवाज शरीफ की यास्मीन राशिद वाले हल्के की बात करें, या आप बात करें ओन चौधरी वाली और वो जो सलमान अकरम राजा साहब वाला हल्का था, हैरान ख्वाजा आसिफ साहब को भी शामिल कर लें उसमें। सर, ख्वाजा आसिफ साहब वाला और रेहाना डार वाला कर लें, ये 3 बड़े हल्के कर लें। इनमें जो फॉर्म 47 देखे गए हैं, यकीन माने वो फॉर्म 45 के मुताबिक ना हो सकते हैं ना होंगे, अगर आप चेक भी कर लें। और सेकंड बात ये मैं करता चलूं कि लाहौर शहर में ओन चौधरी जीत जाता है औकाफ के निशान पर, और सलमान अकरम राजा साहब हार जाते हैं। सवाल तो ये है कि जब और मोर सरप्राइजिंगली औकाफ के निशान पे जहांगीर तरीन साहब अपने गढ़ से, अपने आबाई हल्के से हार जाते हैं। नासिर, हमें ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सबात रिजवी साहिबा हमारे साथ ज्वाइन करेंगी, सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार की, उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो सूरत हाल है, क्या इसका कोई ड्रॉप सीन होने भी जा रहा है या नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का जरूरत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए और मुतनाज़ हो गए। ये इलेक्शन इतने मुतनाज़ हैं कि इसके हवाले से शायद पूरी तारीख में अगर पाकिस्तान की देखा जाए तो इतना ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया ने इस इलेक्शन को देख के शोर ना मचाया होगा जितना इस बार देखा जा रहा है। इस सवाल से यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का भी एक बयान आया और अब कहीं ना कहीं इस इलेक्शन के हवाले से जो फाफन की रिपोर्ट है वो भी अपना कलीदी किरदार अदा करी जा रही है। तहरीक इंसाफ का मौकफ यह है कि उनके जो बकिया नशिस्तें हैं जहां पे वो अपेरेंटली फॉर्म 45 की सूरत हाल में जीते हुए थे उनको वहां पे हराया गया, तो नून लीग ने भी अब जवाबी वार किया और वो कहते हैं कि केपीके में भी उन्हें भरपूर धांधली की सूरत में हराया गया। तो जरा धांधली हुई तो हुई कहां और इसके आखिर बेनिफिशियरी रहा कौन? इसी हवाले से गुफ्तगू करें हमारे साथ ज्वाइन करिए सबाहत रिजवी साहिबा, सेक्रेटरी हैं लाहौर हाईकोर्ट बार की। उनसे जानेंगे कि इस इलेक्शन के हवाले से अब आगे क्या होने जा रहा है। सबा जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबा जी, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि ये जो इलेक्शन हुए, आपने भी देखा तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शंस हुए, क्या नजर आ रहा है आखिर हु इज राइट हु इज रॉन्ग? फॉर्म 45 सही है, फॉर्म 47 सही है, सही कौन है? देखिए, मैं समझती हूँ कि अब ये तो बड़ी यानी दिस इज रिटन ऑन द वॉल कि कौन सही है और कौन नहीं, और अवाम ने अपने वोट का राइट इस्तेमाल करके बता दिया कि असल में जो मैंडेट है वो किसके पास है। और ये तो जो अब सारी अटेम्प्ट्स हो रही हैं वो तो मैंडेट एक्चुअल जो है उसको इन्होंने या मैनूवर किया जा रहा है या उसको चुराया जा रहा है। इसलिए मैं समझती हूँ कि अब तो ये छुपी हुई बात ही नहीं है कि मैंडेट जो है वो अवाम ने किसको दिया है और कौन असल में हकदार है गवर्नमेंट बनाने का। फॉर्म 45 की अब मुझे तो बात आगे निकल गई है। अच्छा सबा जी, ये बताइए भी एक इंटरेस्टिंग है, जो विनिंग कैंडिडेट उसका सिर्फ फॉर्म 47 है, दैट इज अगेन अ लीगल डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, और अब नजर ये आ रहा है उसकी भी 2 या 3 कॉपीज है जो एक दूसरे से मुआसलत नहीं रखती। जो लूजिंग कैंडिडेट है उसके पास तकरीबन 98 या 100% फॉर्म 45 मौजूद है और वो भी एक सरकारी डॉक्यूमेंट है, दोनों ही लेजिटिमेट हैं। दोनों में से सरकारी कागजों में कौन सी ज्यादा अहमियत रखता है? हु हैज द मोर वेटेज इन इट? देखिए, फॉर्म 45 ही होता है कि जो उस हल्के के अंदर जितने भी पोलिंग बूथ है, हर पोलिंग बूथ से फॉर्म 45 इनिशियली इशू होता है। उस बूथ के अंदर कितने वोट डले हैं, लेकिन उसको वो सारे फॉर्म 45 में से अगर एक जगह पे 25 बूथ हैं तो 25 फॉर्म 45 जमा होंगे और वो फिर उसके बाद आरओ जो है फॉर्म उसकी बेसिस पे फॉर्म 47 जारी करेगा जो कि सिर्फ एक होता है और उसमें वो सारे कैलकुलेट करेगा वोट के हर बूथ से कितना वोट पड़ा, टोटल वोट की कास्टिंग कितनी है, तो वो फॉर्म 47 जारी करेगा। सो इसलिए दोनों ही स्टेप्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं कि अगर कोई शख्स, और दोनों ही स्टेप्स को एक दूसरे से कोरिलेट भी तो करना होगा ना। अगर एक स्टेप दूसरे से कोरिलेट नहीं करता तो कहीं ना कहीं तो कोई लूप होल है। जी, वो लूप होल जहां पे है वो है बेसिकली जब आप फॉर्म 47 जारी करने लगते हैं, क्योंकि अगर किसी कैंडिडेट के पास फॉर्म 45 के सारे फॉर्म्स हैं और उसके अंदर वो जीत रहा है तो फिर आरओ का काम है कि वो उन्हीं की बेसिस पे, उसी रिजल्ट की बेसिस पे जो उसके अपने लोगों ने इशू किया हुआ है वो फॉर्म 47 जारी करे। अगर वो फॉर्म 47 जारी नहीं करता या उसके अंदर कोई वोटों में कमी बेशी होती है तो इट मीन्स के जो फॉर्म 47 जारी करने वाला आरओ है वो इनफैक्ट वो चीट कर रहा है और वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है किसी तौर पे। कॉम्प्रोमाइज है जाहिर नेचुरली उसको फिर लेकिन सवाल जी, अगेन व्हाट यू आर सेइंग इट्स राइटिंग ऑन द वॉल और शायद सभी जानते हैं और जान के भी हम अनजान है, मजबूरियां हैं, लेकिन मुझे ये जरा समझाएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस को गुजरे हुए कई दिन हो गए, अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद से रिवर्स नहीं किया। बहुत से कैंडिडेट्स हैं वो कह रहे हैं कि हम नहीं जीते, हमें जिताया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज भी मानने को तैयार नहीं कि उनकी तरफ से कोई गलती हुई। इनफैक्ट जो पिटीशंस दायर की गई थी वो भी रिजेक्ट होती नजर आ रही हैं। क्या होने जा रहा है इसका? जी, मैं थोड़ा सा इसको आपने 2-3 सवाल पूछ दिए एक ही बात के अंदर। जी जी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पिटीशन रिजेक्ट हो रही हैं उसमें उसकी रीजन ये है कि लॉ ये प्रोवाइड करता है कि रिट में जाने की बजाय ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे सही, अगर इनको कोई ग्रीवियंस है, और वो जाहिर है रिट्स में इनिशियली लोगों को रिलीफ देके थोड़ी सी तसल्ली दी गई, लेकिन अल्टीमेटली मैटर वाज सेंट टू इलेक्शन कमीशन और वो सेक्रेटरी जो उसको डिसाइड करेगा। और दूसरी बात आपने मुझसे क्या पूछी उससे पहले? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आखिर ये जो टेक्निकल ग्राउंड्स पे जिस तरीके से नॉक ऑफ किया जा रहा है सारे मामलात को, इसका क्या बनेगा? मतलब ये इलेक्शन कमीशन आपको अपनी कहीं गलती तस्लीम करते हुए नजर आएगा या नहीं? जी जी, वो मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, बात ये है कि हम सारे जानते हैं कि इस वक्त ये जो मुल्क है वो किस तरह से रेगुलेट हो रहा है और सारे इदारे जो है वो किस कदर चेन है, उनके हाथ कैसे बंधे हुए हैं, और हमें नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है
वो अपनी आजादाना मर्जी से ना तो कोई डिसीजन दे रहा है और ना ही वो बात ये उनको समझ आ रही है। और दूसरी बात ये कि जो लोग खुद मान रहे हैं वो तो ये जिंदगी में शायद हमने पहला इलेक्शन देखा होगा कि जिसमें लोग मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर खुद आके सरेंडर कर रहे हैं कि भाई हमारे हल्के से फलां बंदा जीता है, हम उसके हक में सरेंडर करते हैं। ये बेसिकली मैं समझती हूँ ये वोट की वो पावर है जो अवाम के पास है, ये वो शऊर है जो अवाम को अबा गया है और जिसको ये रोक नहीं सकते। सराजी, यू बीइंग अ वुमन, आप खवातीन के हुकूक के हवाले से बड़ी बातें करती हैं एंड राइटली सो। पाकिस्तान में खवातीन को जिस अंदाज से ट्रीट किया जाता है, वी रियली नीड टू वर्क ऑन दिस। इस वक्त दो हल्के बड़े मौजूद बहस बने हुए हैं। एक यास्मीन राशिद साहिबा वाला हल्का, जिसमें उनके मध्य मुकाबले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे। उनका एक फॉर्म 47 इशू किया गया, जिसको देख के अपेरेंटली काफी हद तक क्लियर है कि आखिर फॉर्म 47 में हुआ क्या। दूसरा रिहाना डार साहिबा का हल्का, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब के मध्य मुकाबले थी। एंड आई एम सॉरी टू से, मैं उनकी बेबसी इस हद तक देख के मैं अफसोस कर रहा हूं कि वो जगह जगह जा रही हूं, कुरान पे हेल्प ले रही है, लेकिन अदालतों में उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन किसी भी मैटर को प्रायोरिटी पे टेकअप नहीं कर रहा। व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान? ये अब यही तो अलमिया है कि इस मुल्क के अंदर आप देखें, बड़ी तकलीफ दे बात है कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिफरेंट पार्टीज ने, वो देख के मुझे इस तरह लगा कि ये तो बंदर बांट है। यानी अवाम जिस तरह बाहर निकल के उन्होंने अपना राइट और वोट एक्सरसाइज किया, जिस तरह उन्होंने टेबल टर्न किए, जिस तरह उन्होंने बताया कि असल में वोट के हकदार कौन है, उसके बावजूद यहाँ पे ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो हम बैठ के मतलब वो बांट रहे हैं कि भाई ये आप ले लें, ये आप ले लें, ये आप ले लें। ये वो लोग हैं जो अवाम की किस्मतों के फैसले करने के लिए ये सारा कर रहे हैं। और जो लोग इनसे करवा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता कि उनकी लॉयल्टी इस मुल्क के साथ क्या है, इससे ज्यादा कि वो उनको इस मुल्क के जो मेजॉरिटी है, जो इसके लोग हैं, वो नजर नहीं आ रहे और उनको सिर्फ अपनी हुकूमतें और अवाम उनको नजर आ रही है, हुकूमतें नजर आ रही है, अपने मफादात नजर आ रहे हैं। रेहाना डार और मैडम यास्मीन राशिद वाला जो केस है, वो इट इज सो एपरेंट कि रात तक वो जीत रही थी और सुबह जैसे ही दिन चढ़ा वो यानी हार रही थी, दे वर लूजर्स। 99% रिजल्ट जब तक आए वो जीत रही थी, हम वाजे जीत रही थी। यानी रात को जो अनऑफिशियल रिजल्ट थे उसमें रेहाना डार साहिबा और यास्मीन राशिद बोथ वर विनर्स, लेकिन जब वो दिन को रिजल्ट आया तो वो बिल्कुल पांसा पलटा हुआ था। और इसी तरह मैं समझती हूँ कि वो जो साद रफीक साहब है, उन्होंने भी थोड़ी सी जल्दी की। अगर वो थोड़ी सा लेट हो जाते या वो स्टेटमेंट ना देते ट्विटर के ऊपर, जावेद लतीफ साहब ने शायद जल्दी कर दी। नहीं, उन्होंने जल्दी कर दी ना, अपनी शिकस्त एक्सेप्ट कर ली। अगर वो ना एक्सेप्ट करते तो शायद उनका भी दिन को रिजल्ट और होता। अच्छा, लास्ट मुझे बता दें, आपने कहा कि सारी सूरत हाल चेंड है, हर कोई चेंड है एक तरीके से, इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कहीं ना कहीं से। आपको लगता है ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के अदालती निजाम में इतनी स्ट्रेंथ, इतना दमखम मौजूद है कि इस सारी सूरत हाल को एट अर्लीस्ट जल्द अज जल्द निपटाया जाए और जो सही फैसले हैं वो किए जाए? आपको नजर आ रहा है ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल। आई एम sorry to say that you being a lawyer and you're saying sorry. Yes, I am sorry to say that कि जो judicial system है that has virtually failed to protect the people and people's right, और हमें नजर आ रहा है, हम उम्मीद लेके जाते हैं अदालतों के पास कि ये हमें तहफ़्फ़ुज़ देंगी, लोगों के हकूक की यहाँ ज़ामिन है, ये बैठी हुई। तो इसका मतलब ये है ना कि जो हो गया सो हो गया, माने तस्लीम करें, असेंबलियों में है और अंडर द कारपेट कर दें बाकी कुछ जो कुछ हो गया। तो ये आपके सामने जो इस वक्त हो रहा है वो क्या हो रहा है? यही हो रहा है। आप बताएं कि अगर कहीं वॉयलेशन हो रही है, कहीं बेसिक फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ पे वर्चुअली सस्पेंडेड हैं, लेकिन अदालतें क्यों खामोश हैं? यहाँ कौन सा सोमोटो लिया गया? इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो इतना अपसाइड डाउन हुआ, यहाँ कौन से सोमोटो लिए गए? लोगों के हकूक वॉयलेट हो रहे हैं। यहाँ आप बताइए ना कि अदालतें किस तरह आप समझते हैं कि आजाद हैं या अदालतें जो है वो डिस्पेंस कर रही हैं जस्टिस को? मैं नहीं समझती। मैं समझती हूँ कि दे आर क्रॉनीज बेसिकली टू दिस सिस्टम जो विच इज ऑलरेडी करप्ट, और जो लोगों को के यानी हक में नहीं है और उनका इस्तेसाल कर रहे हैं ऑलरेडी। थैंक यू जी। सबात रजी साहब हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर वकला हैं और यकीन तौर पे इस हवाले से गुफ्तगू भी करते हैं। नासिर साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं इस वक्त, योर फ्रेटर्निटी इज नॉट दैट होपफुल विद द सिस्टम। जो पाकिस्तान में से सिस्टम नजर आ रहा है, आपकी फ्रेटर्निटी खुद उससे ज्यादा मुतमईन नजर नहीं आ रही है। शायद उमूमी सूरत हाल है, मैं किसी एक तबके की बात नहीं करता। जी नासिर साहब। मुनीर साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि मैंने मैम रबिया की भी बात सुनी, फिर शबाद रिजवी साहबा की भी बात अभी सुनी प्रोग्राम के दौरान, फिर आखिर में वो ये भी फरमा रहे हैं कि सॉरी टू से इस किस्म के हवाले से बात करती है। तो
मुनीर साहब, जो सिचुएशन अभी हुई 2024 के इलेक्शन में, वाकई में अगर आप लॉ नोइंग से भी किसी से भी पूछेंगे, लॉयर से बात करें या सीनियर वकला से बात करें, यंगस्टर से बात करें, तो सारे चौंक गए हैं सारी सिचुएशन को देखकर कि फॉर्म 45 किसी के पास वो उठाए फिर रहे हैं, फॉर्म 47 कोई लिए फिर रहा है। आपको सिर्फ मैं ऑन चौधरी वाले हल्के की जिक्र इसलिए कर रहा था कि मैं बात थोड़ी सी कंप्लीट करना चाहूंगा दोबारा कि रात के वक्त जब रिजल्ट अनाउंस हो रहा था तो जो वोट्स ओन चौधरी की थी और जो वोट्स सलमान अकरम राजा साहब की थी, और जब इनकी विनिंग का अनाउंसमेंट हुई तो सिर्फ तस्वीर चेंज की गई, एक बड़ी मीडिया स्क्रीन की मैं बात करूंगा, नाम नहीं देना चाहूंगा, और सिर्फ तस्वीर चेंज की गई, वोट्स की फिगर्स वही रहने दी गई। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये हालात ही चेंज कर दिए जाए और आपके मीडिया पे भी घंटा पहले तस्वीरें कुछ चल रही और नंबर्स ऑफ वोट्स कुछ हो, फिर उसके घंटे बाद बदल दी जाए, और फिर आप नासिर मुझे एक चीज बताइए, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, मुझे ये बताएं जो 2018 की सूरत हाल थी, नून लीग या एमक्यूएम या दीगर वो जमातें जो कि शायद 2018 में किसी तौर पे अपने ग्रीवेंसेस सामने ला रही थी, वो कह रही हैं अगर 2018 में हुआ तब काबिल कबूल था, तब असेंबलीज फॉर्म हुई, शहबाज शरीफ साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, वो अपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ गए, दीगर जमातों ने कबूल कर लिए नताइज, तो क्या तहरीक इंसाफ को भी नताइज कबूल कर लेने चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए, या फिर ये सूरत हाल 2018 से कुछ मुख्तलिफ है, इस बार 2018 से कुछ ज्यादा बढ़ के नजर आ रहा है? अच्छा, 2018 में भी आप ठीक कह रहे हैं कि इसी तरह के मामला हुए थे, लेकिन जितनी स्पीड से बदलती हुई जो तेजी के साथ चीजें हुई या चीजें जिस तरीके से बदली गई 2 दिन के अंदर, मीडिया से लेकर मुख्तलिफ मामला और मुख्तलिफ स्क्रीन से लेकर फॉर्म 45 से लेकर फॉर्म 47 तक जैसी चीजें चेंज हुई हैं, जैसे कोई सुपरमैन किसी मामले को चेंज करता है या कोई स्पाइडरमैन आ जाए। अब बात ये 2018 में भी हुआ था, 2018 में भी, लेकिन वो चीजें बड़ी स्मूथ और आहिस्ता आहिस्ता नजर नहीं आ रही थी। इस पर सारा कुछ 2-3 दिन के अंदर एक्सपोज हो गया, आप ये कह रहे हैं, एक्सपोज हो गया और इतनी तेजी से हुआ कि अब तो कह लें कि समझ से चीजें बाहर हो गई हैं। अब किसने इसको ठीक करना है ये भी समझ नहीं आ रही। आप कहते हैं ना इलेक्शन कमीशन में अप्रोच किया तो उन्होंने दरख्वास्तें खारिज कर दी, देखिए वहां पे भी जब उन्हीं की आरओ साइन करके फॉर्म 45 एक को पकड़ा देते हैं और वो खुद फॉर्म 47 पे साइन करके जारी कर देते हैं नोटिफिकेशन, तो पीछे रह क्या जाता है, आपस में ही क्लैश आ जाता है ना। लेकिन नासिर मुझे ये बताएं, ये जो आप कह रहे हैं, चलिए ठीक है, इलेक्शन कमीशन डेफिनेटली वो नहीं चाहेगा कि इस तरह के केसेस सामने आए और उनको एक्सेप्ट करना पड़े कि उनके एंड पे इश्यूज हैं, और ये भी एक फैक्ट है ना कि अगर उन्होंने 1 या 2 हलकों में ये मामला को तस्लीम कर लिया तो फिर पूरे का पूरा इलेक्शन चैलेंज हो जाएगा। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ना सही अगले फोरम्स पे कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को या वो जो दीगर पार्टीज हैं जो ग्रीव्ड हैं उनको कुछ रिलीफ मिल सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत जल्द तो नहीं, लेकिन 6 महीने से लेकर 2 से 3 साल के अंदर। तो मतलब ये लोग असेंबली की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी होगी तब तक तो, और होना ऐसे ही है, 6 महीने से लेकर 2 साल के अंदर अंदर रिजल्ट्स मिलेंगे लोगों को। फिर तो अगर आप कहेंगे 5 दिन में 10 दिन में ऐसा हो सकता है कि कुछ हलकों पे नताइज अनटिल अनलेस इसकी पूरी स्क्रूटनी नहीं हो जाती उनको रोका जाए, और अगर ये हो जाता है तो फिर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अवाम के भी गम गुस्से में कमी आ सकती है। मे बी 2-3 हलकों की हद तक शायद हमें कुछ, यू आर नॉट दैट होपफुल, अगेन आई एम सेइंग यू आर नॉट दैट होपफुल, और ये एक अलमिया है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो वकला बरादरी है जो कि इस सूरत हाल की पल्स से वाकिफ है कि आखिर इशू कहां है, गड़बड़ी कहां हुई, अगर उसकी ये थॉट्स हैं, उसकी माइंडसेट है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त हम किस नहज पे आ चुके हैं। नासिर एक सवाल क्विकली, कल एक अपोजिशन और गवर्नमेंट का एक इत्तेहाद हुआ, ये कह लें कि 2 पार्टीज का इत्तेहाद हुआ या पीडीएम 2 के तर्ज की एक हुकूमत बनने जा रही है। पीपल्स पार्टी अपेरेंटली वांट टू सिट ऑन द अपोजिशन बेंचेस, बट वो कह रहे सदर पाकिस्तान हमारा होगा और 2 या 3 आईनी जो पोजीशंस है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होंगी। नून लीग ऑन द अदर हैंड वो अपना वजीर आजम बनाना चाहते हैं, पंजाब में अपना वजीर आला लाना चाहते हैं, जिसके लिए उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल हो जाएगी। आपने माजी में इस तरह की कोई हुकूमत देखी है कि एक पार्टी ऑपोजिशन बेंचेस पे भी हो, सदर भी उसका हो, एक पार्टी ऑपोजिशन बेंचेस पे भी हो पर वो वजीर आजम की हिमायत करे, ऐसा कुछ आपने कभी माजी में देखा? असल में आज भी एक मैं स्टेटस देख रहा था जिसपे एक बड़े तजज़ियाकार ने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद ऐसा ही किया है जैसा कहा जाता है कि
निकाह तो आपके साथ करूंगी लेकिन रहूंगी अपने माँ बाप के घर। तो सिचुएशन यही है कि इन्होंने अब इनको सपोर्ट भी करनी है, प्राइम मिनिस्टर की वोट भी कास्ट करनी है और पंजाब में चीफ मिनिस्टर की वोट कास्ट करेंगे, लेकिन हुकूमती हिस्सा इसलिए नहीं बनना चाहते कि चाहते हैं कि साल 2 साल में मुस्लिम लीग नून की ही वजारतें और वज़ीर आज़म और ये एक्सपोज हों, कल को इनकी भी बारी आ जाए। क्योंकि अगर आप बिलावल को की पार्टी के अगर कहें कि अगर वो इनसे वजारतें भी ले लेते हैं और 2-2.5 साल परफॉर्मेंस ज्यादा वर्स्ट हो जाती है, तो फिर पीपल्स और पार्टी बिलावल साहब कह भी रहे हैं कि शायद अगली हुकूमत का चलना इतना आसान नहीं होगा, और वो इस बात को भी ज्यादा हवाले से श्योर नहीं कि अगली हुकूमत अपना टेन्योर मुकम्मल कर सकेगी। स्टिल पीपल्स पार्टी इस तरह की मूव करने जा रही है, और पीपल्स पार्टी से सरप्राइजिंग नून लीग इस तरह की मूव करने जा रही है। अच्छा, मैं एक और टॉक शो में बात की थी कि चीफ मिनिस्टर तो मैं मरियम नवाज को देख रहा था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो उस वक्त जो मुझे अंदाजा हुआ या जो मुझे कुछ दोस्तों के जरिए ये अंदाजा हुआ था, वो था जहांगीर तरीन साहब का नाम चल रहा था। नवाज शरीफ साहब को पीएम नहीं ला रहे थे। कल भी आपने अनाउंसमेंट सुनी कि शहबाज शरीफ साहब को पीएम के लिए पार्टी ने अनाउंस किया है, नवाज शरीफ इसमें भी नहीं है। और वो तरीन साहब के जो मुझे लगता है कि वो जो स्केड्यूल था वो सारा चेंज हो गया। अब शहबाज शरीफ साहब एक्सेप्टेबल हैं और पंजाब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डोंट यू थिंक? चले जहांगीर तरीन साहब नेशनल असेंबली का एक हल्का नहीं जीते, नून लीग अपना कोई स्ट्रांग होल्ड जहां पे उनको लगता है कि वो अपना एक स्ट्रांग होल्ड है, लाहौर की कोई सीट ले लें, उससे किसी अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कर दें, जहांगीर तरीन साहब को इलेक्शंस में मौका दें, आईपीपी, नून लीग, पीपल्स पार्टी कंप्लीट सपोर्ट के साथ जहांगीर तरीन साहब को बैक करें और फिर वहां से वो इलेक्ट होकर वजीर आजम बन सकते हैं। डोंट यू थिंक इज इट अ पॉसिबिलिटी? असल में जहाँ पे मैं आपको ये इस बात की निशानदेही करना चाहता हूँ, जब ये बातें हो रही थी या जहाँ तय हो रही थी तो तरीन साहब का नाम प्राइम मिनिस्टर के लिए था, लेकिन जब तरीन साहब ने कॉन्टेस्ट करके देखा तो अंदाजा हुआ कि उनके साथ भी एक गेम हो गई है। तो इसी वजह से तरीन साहब ने पार्टी की किस किस के साथ गेम नहीं हुई? परवेज खटक साहब के साथ गेम हो गई, जहांगीर तरीन साहब के साथ गेम हो गई, बलोचिस्तान में एक गेम हो गई, फिर कहाँ का गेम होनी बाकी है अभी? मनीष साहब, मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना, सारे लीडरान के आपने नाम लिए, तो वाकई में उन्हें ऐसे लगता था कि शायद उन्हें कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा। पीर पगाड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए ना, तो वो कहते हैं कि मैंने उनकी ब्लॉग्स भी पढ़े हुए इस टाइम मुख्तलिफ न्यूज की वेबसाइट्स पे जहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो ये फरमाते हैं कि मुझे कहा गया था कि इतनी सीट्स दे दें, इतनी सीट्स आपको मिल जाएंगी, आप इलाक कर लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ या सो एंड सो जो भी मामला उनको ऑफर्स की गई। तो फिर उन्हें वो जो 2 सीट्स मिली उन्होंने कहा ये भी वापस ले लें और मैं विड्रॉ करता हूँ। तो ये सारी सिचुएशन साथ साथ चलती रही है। मैं एक बात ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि 5 साल या 6 साल जो प्रेसिडेंसी है वो हासिल कर ली जाए पहले आसिफ जरदारी के नाम। अगर 5-6 साल वो बैठ जाते हैं आगे, जैसे आरिफ अलवी ने एंजॉय किया, तो इस दौरान अगर हुकूमत को हम थोड़ा सा दचका भी लगाएंगे तो क्या पता कल को डील बने और बिलावल भी वज़ीर आज़म 2-2.5 साल रह सकते हैं। प्रेसिडेंट की सीट लेने से उन्हें ये फायदा होगा कि 5 साल परमानेंट आसिफ अली जरदारी सीट पे बैठे हुए नजर भी आएंगे और उनको कोई हिला भी नहीं सकेगा, हटा भी नहीं सकेगा। और जहां तक बात आप ऑपोजिशन की, बट आपको नहीं लगता आसिफ अली जरदारी, हमें भी पता है कि प्रेसिडेंट का आईनी किरदार कितना होता है हमारे इस पूरी सूरत हाल में, डोंट यू थिंक आसिफ अली जरदारी साहब अगर कल को टेबल्स टर्न होते हैं तो आसिफ अली जरदारी साहब भी नहीं चाहेंगे कि कैसी हुकूमत के साथ वो भी का प्रेसिडेंट रहें जहां पे उनकी कोई बात ना सुनी जाए या उनकी कोई उस अंदाज से वर्त ना हो जो कि एक आमतौर पर आसिफ अली जरदारी साहब के स्टैचर को सूट करती है या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको सूट करती है? मनीष साहब देखिए, सियासत के कैप्टन तो आसिफ अली जरदारी है ना। मैं सिर्फ आईनी ओहदा इसलिए लेने की बात करूंगी, आईनी ओहदे होने के साथ साथ उन्हें ये फायदा जरूर होगा कि वो सेफ रहेंगे। आपने इम्यूनिटी हासिल हो जाएगी। वाकई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी ट्रबल में रही, लेकिन आरिफ अलवी बड़े सेफ रहे, प्रेसिडेंट हाउस में बैठे रहे, उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। तो आसिफ अली जरदारी के लिए कल को मीटिंग्स का एक जो डेरा होगा ना, वो प्रेसिडेंट हाउस बन सकता है, वहां पे बुलाया जा सकता है, वफूद से मुलाकातें की जा सकती हैं, खुद को सेफ और मामला को भी करीबी तौर पर चलाया जा सकता है एक अच्छे खुशगवार माहौल में। बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, सबात रिजवी हमारे साथ मौजूद थी, और पहले सेगमेंट में आपने देखा कि हमने और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू की और कोशिश की कि आपको मुख्तलिफ कानूनी और आईनी एंगल्स के साथ मौजूदा सियासी और पाकिस्तान की एक कानूनी सूरत हाल का जायजा लेके बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में उमूमी तौर पे हो क्या रहा है। जीतने वाले जीत के खुश नहीं, हारने वाले हार के राजी नहीं। ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार जिस पैमाने पे सब कुछ नजर आ रहा है, ये भी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी देखा ना गया। इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस मुकम्मल हुए, लेकिन इलेक्शंस के नताइज अब तक मौजूए बहस है और ये नताइज मौजूए बहस रहेंगे। शायद आगे चल के कुछ इसमें तब्दीली भी नजर आ जाए, लेकिन ये तब्दीली कोई बड़े पैमाने पे होगी, इसके हवाले से भी
कोई हतमी दलाइल नहीं दिए जा सकते। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीर मेमन को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।